हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। हम एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ रहे थे। आज हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं एविडेंस एक्ट के अंदर वो है सेक्शन 13। एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट के बारे में बताता है। मतलब कौन कौन से फैक्ट्स एज एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, तो उनमें आज हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे। जो सेक्शन 13 है वो दो चीज़ों के बारे में बात करता है, राइट के बारे में और कस्टम्स के बारे में। तो सेक्शन 13 जो है वो बात करता है राइट और कस्टम से रिलेटेड। मतलब कि अगर राइट और कस्टम क्वेश्चन में है, फैक्ट इन इशू जो है वो राइट इन कस्टम है, मतलब कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उस केस में उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स दिए जाएंगे वो रिलेवेंट होंगे। अब वो फैक्ट्स चाहे उसकी एग्जिस्टेंस को शो करे या नॉन एग्जिस्टेंस को शो करे, पर उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स दिए जाएंगे वो रिलेवेंट होंगे। जो सेक्शन 13 है वो दो चीज़ कहता है। पहली चीज़ कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके द्वारा जो राइट है या फिर कस्टम है, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके द्वारा राइट या कस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है, क्लेम्ड किया गया है, मॉडिफाइड किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको एडमिट किया गया है, डिनाई किया गया है, या उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो है कोई भी इनकंसिस्टेंट चीज़ प्रोवाइड की गई है कि मतलब कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को आप एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। दूसरा अगर बात करें, ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई उदाहरण जिसमें राइट और कस्टम को क्लेम्ड किया गया हो या रिकॉग्नाइज किया गया हो, मतलब कि मान्यता प्रदान की गई हो, एक्सरसाइज किया गया हो, मतलब कि उसका इस्तेमाल किया गया हो ऐसे राइट का या फिर उसके कस्टम का, या उसका इस्तेमाल करना वो डिस्प्यूटेड हो, या उस राइट पर जो वो असर्टेड और डिपार्टेड हो, मतलब कि उस पर जोड़ दिया हो या फिर उसको ख़त्म मान लिया हो, तो उन सभी पर्टिकुलर स्टेंस का, उन उदाहरण का या उन घटनाओं का आप जो है कोर्ट में एविडेंस के तौर पर उन्हें पेश किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जो इलस्ट्रेशन इसमें दे रखा है, इसमें यह कि क्वेश्चन ये है क्या क्या ए को फिशरी करने का राइट है, मतलब मछली पकड़ने का क्या राइट है। तो ऐसी कोई भी डीड दिखाना जिससे ये कंफर्म होता हो कि ए के जो पूर्वज थे वो फिशरी करते थे पहले से, मतलब कि वो मछलियाँ वहाँ पर पकड़ते आ रहे हैं, या फिर जो ए का जो फादर है उसके द्वारा मतलब कि जो फिशरीज है वो मॉर्गेज की गई। मॉर्गेज कर पर मतलब एक तरह से कहते हैं कि आप कह सकते हो कि ठेके पे मतलब दिया गया। कोई भी ऐसा इंस्टेंट देना, मतलब कि एग्जाम्पल उदाहरण देना, या फिर कोई भी ऐसी घटना के बारे में बताना जिसमें ए के फादर के पास जो ये राइट था, या फिर उसके अगेंस्ट में मतलब कि कोई ऐसा उसके फादर का राइट नहीं था वो एक्सरसाइज करने का, फिशरीज पकड़ने का, वो सारे जो फैक्ट्स होंगे वो सारे फैक्ट रिलीवेंट होंगे। कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट और कस्टम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। अब राइट इन रैम होता है, एक राइट इन पर्सनल होता है। अब ये सेक्शन जो सेक्शन 13 है ये किसके बारे में बात करती है? देखिए, सेक्शन 13 राइट इन रैम और राइट इन पर्सनल दोनों के बारे में बात कर रहा है। मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों राइटों के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह जो कस्टम है वो भी पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। प्राइवेट मतलब कि आपके घर खानदान में कोई रीति रिवाज चलता आ रहा है, कोई कस्टम चलता आ रहा है। पब्लिक हो गया कि आपके गांव में, विलेज में, आपके टाउन में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कोई मतलब कि कस्टम है, इसको पब्लिक लार्ज जो है वो फॉलो कर रही है। तो सेक्शन 13 जो है वो दोनों तरह के पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही राइट के बारे में बात कर रहा है, दोनों ही तरह के कस्टम के बारे में बात करता है। कस्टम की अगर बात करें तो कस्टम एक टाइम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता था, मतलब कि कानून के लिए, लॉ के लिए। और आज भी अगर देखा जाए, आज भी बहुत मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट निभा रहा है लॉ के अंदर। क्योंकि अगर आप देखेंगे इतने सारे कानून जो हैं वो कस्टम के बेसिस पे ही बने हुए हैं। जैसे मुस्लिम लॉ की बात कर लीजिए, हिंदू लॉ की बात कर लीजिए, इवन कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ और सेक्शन, वो चीज़ें भी जो हैं आज भी जो कस्टम चले आ रहे हैं उनके बिहाफ पर ही बने हुए हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर बात करें जो एक्ट्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हैं, ऑलमोस्ट लगभग हर लॉ के अंदर, हर एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जो है कंसेशन ज़रूर प्रोवाइड की गई है। कस्टम से रिलेटेड जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में या डिफरेंट एरियाज़ में जो प्रिवेल कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ छूट ज़रूर प्रोवाइड की गई है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करें, तो देखिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री बताई हुई है रिलेशन की, कि जिसमें आप जो है इन रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी जगह अगर देखा जाए, दूसरी पार्ट में देखा जाए, उन डिग्री में भी शादी करना जो है वो विधि पूर्वक माना जाता है। जिनकी कम्युनिटी में इस तरह का कस्टम है कि आप जो है ऐसा शादी कर सकते हैं, उन डिग्रियों में भी जो प्रोहिबिटेड डिग्री हैं, मतलब कि इस रिलेशन में शादी नहीं करनी। पर अगर कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है आपने देखेंगे, तो उसमें अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके अलग अलग कस्टम है। तो उनमें कुछ कम्युनिटी ऐसी भी हैं जहाँ पर जो है ये शादी करना जो है विधि पूर्वक माना जाता है। जैसे आप साउथ में अगर जाएंगे तो साउथ में जो मामा का लड़का होता है, सॉरी मामा की जो बेटी होती है, उससे मतलब शादी करना जो है बड़ा अच्छा माना जाता है। ये कस्टम जो है ये कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में जो प्रोहिबिटेड डिग्री बताई गई है कि इन रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते। आप सपोज़ करिए कोई पर्सन अपनी मदर की जो उसकी जो सिस्टर है उसकी डॉटर से शादी कर लेता है, ये जो है प्रोहिबिटेड डिग्री है, मतलब कि इसमें शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। उस पर्सन को एक्ट के वॉयलेशन के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है कि आपने एक्ट का उल्लंघन किया है। वो उसका जो डिफेंस ले रहा है, वो उसका ये डिफेंस ले रहा है कि उसकी कम्युनिटी में ये कस्टम है, कैसे कर सकते हैं आप। अब जो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि वो उस कस्टम को प्रूव कैसे करे। क्या ये कस्टम को प्रूव करने के लिए क्या ये वो अब ये बताए कि उसके मामा के लड़के ने भी, मतलब चाचा के लड़के ने भी ऐसे किया था, ऐसी शादी की थी, उसका एक दोस्त था उसने भी ऐसी शादी की थी, उसके गांव में वो था उसने भी ऐसी शादी की थी। वो अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके बारे में बता रहा है, या अपनी कम्युनिटी में जो लोग हैं उनके बारे में बता रहा है, तो इसलिए जो है ये मतलब कि क्या ये शादी जो है विधि पूर्वक है। पर बात ये है कि जो वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है 100 ऑफ पर्सनस का, इतने लोगों को जो बता रहा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे उस एक्ट का वॉयलेशन किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, उन्होंने उस एक्ट का वॉयलेशन किया है, तो इस वजह से ये कस्टम बन गया है। नहीं, कस्टम जो है ऐसे नहीं बनता, ये कस्टम नहीं होगा। आप कस्टम को ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए अब ये मुश्किल हो जाएगा कि कस्टम को कैसे प्रूव किया जाए। कस्टम को प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसी तरह सिमिलर तौर पे अगर बात करें राइट के बारे में, तो जो राइट है उसको भी प्रूव करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, कोई पर्सन है, अब उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है कि उसने जो है चोरी से मछली पकड़ रहा था, वो उसके उस तालाब में से। वो पर्सन अपने डिफेंस में कहता है कि उसका राइट है उस पाउंड में से, उस तालाब में से जो है मछली पकड़ना। इसके लिए वो एविडेंस पेश कर रहा है कि उसने पहले भी पकड़ रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से वो पकड़ रहा है। अगर वो पहले से पकड़ रहा है, वो पहले से पकड़ना उसका प्रीवियस भी उसने ये चीज़ करी थी, तो ये उसके राइट को प्रूफ नहीं कर रहा है, उसके राइट को प्रूफ नहीं कर रहा है। अब कोर्ट कहेगी मतलब कि इसका मतलब है कि तुमने पहले भी चोरी करी है। तो इसीलिए राइट को भी और कस्टम को भी प्रूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जो सेक्शन 13 है वो यही बताता है कि कस्टम को या फिर राइट्स को आप जो है किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सेक्शन 13 में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी बात करिए कि दो तरीके से बताया है। इसके दो प्रिंसिपल है। पहले प्रिंसिपल की बात करें, पहले आपको ये शो करना पड़ेगा कि वो उसका क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, वो राइट हो या कस्टम हो, कैसे क्रिएट हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ उसका, आखिर में उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, वो सभी फैक्ट्स आपको शो करने पड़ेंगे। दूसरा, आपको वो सभी फैक्ट्स का, उन फैक्ट्स का एविडेंस देना पड़ेगा जो कि उस कस्टम से रिलेटेड या फिर राइट से रिलेटेड जो है किसी पर्टिकुलर स्टैंड में वो यूज़ हुए, मतलब कि किसी घटना में घटित हुए हों। घटना के बारे में जो है आपको बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्टैंड के बारे में बताना पड़ेगा। तो उसके आप फैक्ट्स देंगे तभी वो फैक्ट जो है रिलीवेंट माने जाएंगे, तभी आप जो है कस्टम को या राइट को प्रूव किया जा सकता है। कस्टम से रिलेटेड जो कोलकाता हाई कोर्ट था उसके द्वारा एक बात कही गई थी। एक केस था जिसमें जो प्लेंटिफ था, जो कि एक गांव का, उसी गांव का मतलब कि रहने वाला था, वो उसी गांव का वासी था। उसने ये क्लेम किया कि उसके गांव के लोगों को ये कस्टमरी राइट है कि वो काली पूजा परफॉर्म कर सकते हैं, मैं काली पूजा कर सकते हैं। तो इस केस में जो कोर्ट ने ये कहा कि कस्टम से रिलेटेड अगर कोई राइट है तो असली मायनों में, ट्रू मायनों में वही पर्सन क्लेम कर सकता है, वही पर्सन उस राइट को क्लेम कर सकता है जो कि सही मायने में उस
विलेज का या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का निवासी हो, इनहेबिटेंट हो, ना कि जो दूसरे लोग हैं और जो दूसरी पब्लिक है। ये जो कस्टमरी राइट है ना, ये हर उस इनहेबिटेंट का होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, हर उस निवासी का होगा जो उसका रहता है। तो जो निवासी है उस डिस्ट्रिक्ट का, वही उसको क्लेम कर सकता है, कोई ऐसा पर्सन नहीं। सीधी सी बात है, आपके गांव में, आपके विलेज में अगर किसी भी तरह का कोई कस्टम है, तो रीति रिवाज चल रहा है जो कि दूसरे गाँवों में नहीं है, अब कोई दूसरे गांव का पर्सन आकर क्लेम करने लगे कि ये हमारे गांव में भी यही है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए या कुछ भी ऐसा है, उसी गांव का जो आदमी है, जो विलेज, उसी विलेज का जो पर्सन है, वही क्लेम कर सकता है उस चीज़ से रिलेटेड। अब बात ये आती है कि कस्टम को जो प्रूव करने के लिए किस चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी, जो कोर्ट को कस्टम को प्रूव करने के लिए जो फैक्ट्स दिए जा सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि कस्टम के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये है कि उस कस्टम का जो ओरिजिन होगा वो इनमेमोरियल होना चाहिए। मतलब इनमेमोरियल मतलब कि जो कोई याद ना हो कि कब ये स्टार्ट हुआ था। सर्टेन होना चाहिए, वो रीज़नेबल इन नेचर होना चाहिए और कंटिन्यूस उसका यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक हो गया हो और मतलब कि बीच में लोगों ने वो कस्टम छोड़ दिया फिर अपना लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका कंटिन्यूस यूज़ होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड को इमेमोरियल मतलब कि लोगों को याद ना हो, इसको कैसे डिफ़ाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इमेमोरियल टाइम की अगर बात करें, मतलब कि ऐसे टाइम की जो कि याद ना हो, इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया। इसका मतलब कि वो उसका जो कमिटमेंट, उसका जो स्टार्ट होना चाहिए उस कस्टम का, उसकी जड़ें कहीं जाकर जो प्राचीन काल में जो है वो होनी चाहिए। मतलब प्राचीन काल में वो ढकी होनी चाहिए, उसकी जड़ें जो होनी चाहिए। इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट ने इमेमोरियल टाइम को जो है डिफ़ाइन किया है। बात करें कोलकाता हाई कोर्ट की, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने जो कहा है, उसने कहा है कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप ये सिर्फ ये प्रूव कर दें कि मतलब कि टाइम जो है इमेमोरियल है। सॉरी, अगर आप ये भी प्रूव कर देते हैं कि जो राइट है वो रीज़नेबल राइट है, लोगों के द्वारा वो फॉलो किया जा रहा है, वो उचित है, वो, या और साथ में ये प्रूफ करें आप मतलब कि रीज़नेबल होना चाहिए वो कस्टम, वो एंशियंट हो, लोग उसका यूज़ जो है, उसका प्रयोग जो है उसको ओपनली यूज़ कर रहे हो। मतलब ऐसा ना हो कि डर हो या कुछ ऐसा हो, लोग उसको छुपा के ना वो कर रहे हो यूज़ उस कस्टम का, मतलब उस कस्टम को छुपा के फॉलो ना कर रहे हो, ऐसा ना होना चाहिए। वो जो कस्टम है लोगों के द्वारा पीसेबली मतलब पीसफुल यूज़ किया जा रहा हो, शांतिपूर्वक, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप दे रहे हो कोई सब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें भी सारी प्रूव कर दी ना, तो कोर्ट के द्वारा ये मान लिया जाएगा कि वो कस्टमरी राइट है। या इनके अगेंस्ट में आपने कोई फैक्ट दे दिया कि वो ऐसा नहीं है, पीसफुल जो लोग जो है उसको नहीं कर सकते, लोग छुप छुप के कर रहे हैं, या किसी तरह का बीच में इंटरवल है, तो ये अगर इस तरह से फैक्ट दे दिया तो ये भी रिलीवेंट होंगे कोर्ट के अंदर। अब इस सेक्शन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जजमेंट है, क्या उसको ट्रांजैक्शन के रूप में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो एक केस था शीतल दास वर्सेस संतराम। तो इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रीवियस जजमेंट है वो उसको ट्रांजैक्शन माना जाएगा और वो एडमिसिबल होगा। इस केस में ये चीज़ कही गई थी कि जो महंत है, जो महंत बनते हैं, उनकी पोस्ट पर कौन आएगा। तो इसमें इन्होंने ये चीज़ की गई, प्रीवियस जो जजमेंट था कि इनको जो महंत की जो पोस्ट मिल रही है वो सक्सेशन के थ्रू मिल रही है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती चली आ रही है। तो जब बाद में एक और सूट हुआ, एक और केस किया, तो उन्होंने जो प्रीवियस जो जजमेंट था महंत ने, जो फॉर्मर महंत थे, उन्होंने वो चीज़ जो है वो प्रीवियस जजमेंट जो है पेश किया गया कोर्ट में और वो एडमिसिबल माना जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि जो सेक्शन 13 के अंदर जो प्रीवियस जजमेंट है उसको भी ट्रांजैक्शन के रूप में जो है एडमिसिबल माना जाएगा। एक और केस था, उसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड था, मतलब कि एक पर्सन ने केस किया, उसमें उसने ये चीज़ इस चीज़ के लिए किया कि वो जो है लेजिटिमेट सन है, जायज़ जो है उस बेटा है, पर उसका जजमेंट ये आया कि वो उसको इलेजिटिमेट जो है रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब उसने आगे चल के बाद में एक और केस डाला जो सक्सेशन से रिलेटेड। जो दूसरी पार्टी थी उसने जो प्रीवियस जजमेंट था उसको सेक्शन 13 के अंदर जो है पेश किया गया कि ये जो है इसको ऑलरेडी इलेजिटिमेट जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया है इस प्रीवियस जजमेंट में, और ये कोर्ट के द्वारा एडमिसिबल किया गया।
इससे रिलेटेड एक और केस है, ये है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानमास वर्सेस KM कृष्णिहा। तो इस केस में क्या था कि एक ज़मीन से रिलेटेड, एक लैंड से रिलेटेड जो है डिस्प्यूट चल रहा था दो पार्टियों में। अब कोर्ट ने उसमें जजमेंट सुना दिया, मतलब एक पार्टी के फेवर में वो कर दिया जजमेंट। अब जो पर्सन जो हारा था उसने उसी लैंड के ऊपर, सेम लैंड के ऊपर फिर से सूट कर दिया, पर उसने अपने अगेंस्ट में जो डिफेंडेंट वो दूसरा पर्सन बना लिया। मतलब पहले जो उस लैंड पर जो पार्टी था वो नहीं, अब दूसरा बना लिया। मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से लेता हूँ। जैसे एक पर्सन है, उसने B पर सूट किया किसी ज़मीन से रिलेटेड। अब जो A था वो हार गया, B उसका जीत गया। अब A ने क्या किया, उसी सेम लैंड से रिलेटेड C पर सूट कर दिया। तो इस सूट में जो C था, C ने जो B वाला जो जजमेंट था वो लाके जो है पेश किया कोर्ट में। A इसका ओनर नहीं है, ऑलरेडी ये चीज़ जो है डिसाइड हो चुका है जजमेंट में, तो कोर्ट के द्वारा ये रिलीवेंट माना गया। तो जो प्रीवियस जजमेंट है उसको भी ट्रांजैक्शन के रूप में कंसीडर किया जाएगा और वो रिलीवेंट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।